या मानव के पास रह गया। उसी भेड़िए के दांत नाखून कमजोर होते गए, उस भेड़िए की बॉडी कमजोर होती गई और वही भेड़िया आज क्या है? डॉग है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुत्ता जो है, कुत्ता या डॉग, इसे ऊपर वाले ने अलग से नहीं बनाया। क्या मतलब है अलग से नहीं बनाया गया? क्या कि डीएनए टेस्ट हुआ डॉग का और वुल्फ का। अच्छा, ये जो है ये आज भी क्या है? वुल्फ है। तो डॉग का और वुल्फ का डीएनए टेस्ट हुआ तो पता लगा इनका डीएनए ये बताता है कि डॉग कभी वुल्फ था। खोदना शुरू करो, जैसलमेर के रेत में शंख मिलते हैं। अब शंख कहां होते हैं? जहां पानी था। वहां पानी था और वहां जंगल था, तभी तो आज भी जैसलमेर की रेत में समंदर का खारा पानी बचा हुआ है। तो वहां की रेत में बीच बीच में खारे पानी की झीलें हैं। वहां पे समंदर था, वहां पे जंगल था, वो जंगल दब गया, तभी तो आज वहां पेट्रोलियम निकल रहा है भैया। आज भी जैसलमेर के पत्थर जो हैं उनके अंदर आपको फॉसिल्स मिल जाएंगे, और वो फॉसिल्स किसके मिलेंगे? समुद्री जीवों के फॉसिल्स मिलेंगे आपको। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। जैसलमेर में जो पत्थर मिलता है ना, उस पत्थर को तोड़ना शुरू करो, उस पत्थर में आपको जीवाश्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गायरस सल्कस। धीरे धीरे आपको चीजें समझ आनी शुरू हुई होंगी और यह भी समझ आ रहा होगा कि अब मेरी ये सीरीज आपको लेवल अप करते करते एक ऐसे मोड़ पे ले आई है जहां आपके पास खूब सारे सवाल हैं। और जैसा कि मैंने बोला, हम ये जो मुलाकात करते हैं इसका पर्पज ये कतई नहीं होता कि हर सवाल का जवाब खोजना है। हमें सवाल खोजने हैं, क्योंकि सवालों को खोजते खोजते ही तो हम एक दिन खुद को खोज पाएंगे। तो जब भी कभी दिमाग में ये बात आए, जैसा कि मुझसे कई लोग शुरू शुरू में पूछते थे कि सर ये गायरस सल्कस नाम का क्या मतलब है, तो उस टाइम मैं बोल देता था कि दिमाग में सलवटें होती है। लेकिन आज मैं बोलूंगा कि अब आप उस लेवल पर पहुंच रहे हो कि उन सलवटों को आप काम में ले रहे हो, और धीरे धीरे हम इसको उस मुकाम पर ले जाएंगे कि आपको फालतू बातों में, जो इधर उधर की बातें होती है, उनमें मजा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि असली मजा जिंदगी का सवालों में है। इसीलिए कोई भी बच्चा जब सवाल पूछता है तो मैं उसे कभी ये नहीं बोलता कि ये बेतुका सवाल है या ये क्या सवाल है। क्यों? क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछे होते हमारे बुजुर्गों ने तो वो आज भी गुफा में रहते। अगर सवाल नहीं पूछे होते हमारे बुजुर्गों ने, बुजुर्गों का मतलब हो सकता है 200 जनरेशन पहले की बात हो, तो आज हम कपड़े नहीं पहनते, आज भी नंगे घूम रहे होते। अगर क्वेश्चंस नहीं पूछे होते तो आज भी हम लोग जानवरों को मार के कच्चा खा रहे होते। अगर क्वेश्चंस नहीं पूछे होते तो आज भी आम आदमी 10 बच्चे पैदा करता, उनमें से 3 बचते, 6 या 7 बीमारियों से मर जाते। और अगर सवाल ही नहीं पूछे होते तो आज इस पूरी धरती पर जैसे आदम जात का कब्जा है, वो कब्जा कैसे कायम होता। तो इन्हीं सवालों को पूछते पूछते हम पहुंच गए थे एक मुकाम पर जहां हमें यह पता लग गया था कि अर्थ बन चुकी है, पृथ्वी बन चुकी है। अब पृथ्वी बनने के बाद अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आया और जहां हमने इस लिंक को छोड़ा था, जिस पर हमें यहां से डिस्कस करना था, वो ये था कि बताओ जीवन कैसे बना, कि कैसे लाइफ आई होगी। अब जैसे ही बात आती है कैसे लाइफ आई होगी, तो अलग अलग तरह की विचारधाराएं आ जाती हैं, अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज आ जाती हैं। अब वो जो आइडियोलॉजीज हैं, पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी को साइंस इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उनको एक कैटेगरी दे देता है कि भाई आप भगवान की बात कर रहे हो कि हाँ आप इस कैटेगरी में आते हो। आप भी भगवान की बात कर रहे हो कि हाँ हम अल्लाह बोलते हैं भगवान को, कि ठीक है आप इस कैटेगरी में आ रहे हो। कोई और आएगा वो कहेगा हम गॉड बोलते हैं, कि आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हो। कोई आ रहा है वो कह रहा है कि सर केमिस्ट्री जो है उसकी वजह से लाइफ आई, उनको हमने सबको एक कैटेगरी में डाल दिया। कोई आ रहा है वो कह रहा है ईश्वर भी नहीं थे, केमिस्ट्री भी नहीं थे, जीव तो बाहर से आया, दूसरे ग्रह से आया, उनको भी हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। कोई कह रहा है कि जीवन जो है वो तो खुद से पैदा हुआ है, उनको भी हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। तो जब भी कभी बात आती है कि भाई जीवन कैसे आया, क्योंकि अब तक हमने ये समझा सोलर सिस्टम कैसे आया, हमने ये समझा पृथ्वी कैसे आई, अब हम एक एक कदम आगे चलेंगे और हम ये इसमें सीखेंगे कि जीवन कैसे आया। तो जीवन कैसे आया की बात जब आती है तो जितनी भी थियरीज इस दुनिया की हैं, उन सारी थियरीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये जो कैटेगराइज हम इनको करते हैं, तो इनकी कैटेगरीज में हमारे पास आती हैं 5 कैटेगरीज। 5 अलग अलग कैटेगरी आती हैं। ये जो 5 अलग अलग कैटेगरी हैं, ये इसी बेसिस पर बनाई गई हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं कि कैसे जीवन आया। तो सबसे पहली कैटेगरी जिस पर हम बात करेंगे आज, वो कौन सी कैटेगरी है? वो है स्पेशल क्रिएशन थियरी। मैंने बताया 5 तरह की कैटेगरी है। एक है स्पेशल क्रिएशन थियरी। स्पेशल क्रिएशन थियरी को हिंदी में मैं यहां पर लिख देता हूं विशेष। स्पेशल का मतलब विशेष, के विशेष सृजन सिद्धांत इसको कह देते हैं, विशेष सृजन सिद्धांत। कि साहब ये क्या होता है, अब इसी पे बात करेंगे सबसे पहले। तो विशेष सृजन सिद्धांत वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं? वो सारे के सारे बोलते हैं कि कोई परम शक्ति है, कि कोई दिव्य शक्ति है, कोई अलौकिक शक्ति है जो जीवन को बना के गई।
तो इनका जिक्र कहां मिलता है? मैंने पहले दिन भी बात की थी कि धार्मिक ग्रंथ जो हैं, पुरानी कहानियां जो हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के हों, उन सब में जिक्र किया गया है। शायद इसकी एक वजह यह भी रही होगी कि उस जमाने में भी लोगों ने धर्म से प्रश्न सबसे पहला यही पूछा होगा कि भाई हम कैसे आए। अब जब भी कभी बात आए कि विशेष सृजन सिद्धांत, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, विशेष सृजन सिद्धांत कहता है कि हम सुपर नेचुरल पावर की वजह से बने हैं, हम डिवाइन पावर की वजह से बने हैं। डिवाइन का मतलब दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, दिव्य या अलौकिक शक्ति। कोई आएगा वो कहेगा सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का मतलब अति प्राकृतिक शक्ति कोई है जिसने हमें बनाया। ये बात ये लोग कर देते हैं। इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स है रिलीजियस जो चीजें हैं, माइथोलॉजी कह देते हैं, पुरानी कथाएं जो हैं वो इनका सोर्स है। अब बात फिर वहीं आती है कि इनके साथ ये क्या बोलते हैं कि ये इनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ये बताता है कि जीव जैसे आज दिखते हैं वैसे ही बने थे, जबकि ये बात गलत है। ये बात ही गलत हो जाती है। ये बात गलत कैसे हो जाती है? ये बात गलत ऐसे हो जाती है कि हम बार बार देखते आए हैं कि बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं लेमार्क का सिद्धांत। ये बहुत ही काम की चीज है, लेमार्क का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेमार्क। लेमार्क क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। लेमार्क बोलते हैं कि ऑर्गन्स विच आर यूज्ड मोर will develop more in upcoming generations। इनका जो प्रिंसिपल है वो दो टुकड़ों में है। पहले मैं इंग्लिश में बता दूं, फिर मैं हिंदी में इस पे बात करूंगा। दूसरा इनका क्या है? ऑर्गन्स विच आर यूज्ड लेस और विच आर नॉट यूज्ड विल बिकम weaker or extinct in upcoming generations। तो ये क्या बोलते हैं लेमार्क? लेमार्क बोलते हैं, ये ध्यान से सुनना इस बात को, इस पे फिर हम चर्चा करेंगे। लेमार्क बोलते हैं कि जिन अंगों को ज्यादा यूज करेंगे वो अगली जनरेशन्स में मजबूत बनेंगे और विकसित होंगे। दूसरी बात आती है इसी में कि जिन अंगों को कम यूज करेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में या तो कमजोर हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन्स, अगली जनरेशन्स हैं यहां पे, है ना, या फिर विलुप्त हो जाएंगे। ये बात लेमार्क ने बोली, इसलिए इसको लेमार्कवाद भी कह देते हैं। अब इस बात को साइंस ने इवेल्युएट भी किया कि भाई चलो इसको तोल के देखते हैं, नाप के देखते हैं। तो इसके फेवर में बहुत सारे एग्जाम्पल मिले। सीधी सी बात है, लेमार्क क्या बोलते हैं, जैसे मैं एक इंसान हूं और मैंने अपने दिमाग को और इंसानों से ज्यादा काम में लिया, मान लो, तो ज्यादा काम में लिया, तो मेरी अगली जनरेशन्स जो होंगी, जरूरी नहीं कि इसी जनरेशन में एक निकली, दो निकली, तीन निकली, ऐसे जनरेशन्स निकलती जाएंगे। तो एक टाइम के बाद ऐसी जनरेशन आएगी जिसमें दिमाग औरों से बहुत तेज डेवलप होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेमार्क दे रहे हैं कि कोई एक जानवर है और उसके अंदर कोई एक ऑर्गन है और उस ऑर्गन को वो काम में ही नहीं ले रहा, बहुत सालों तक उसने उस ऑर्गन को काम में नहीं लिया, उसके बाद उसका बच्चा आया, उसने भी काम में नहीं लिया, फिर उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, तो आफ्टर एक्स ईयर्स वो ऑर्गन जो है या तो गायब हो जाएगा या वो ऑर्गन सिर्फ नाम का रह जाएगा, उसमें पावर ही नहीं बचेगी काम करने की। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो लेमार्क की बात को सही साबित करेंगे, और ये जो धार्मिक या दिव्य शक्तियों वाली बात है इन पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हमें किसी को गलत साबित नहीं करना है, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। क्यों? साइंस का मतलब सवाल तो पूछने पड़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जाम्पल जो निकल के आता है वो लेमार्क ने नहीं दिया था, लेकिन बहुत गजब का एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है कि वुल्फ। वुल्फ तो भेड़िया होता है, यस। तो ध्यान से सुनना कि पुराने जमाने में जो भेड़िया था वो दो तरह का हुआ। वुल्फ जो थे वो दो तरह के हुए। एक कौन से? एक वो जो वाइल्ड
यानी कि जंगली, जो जंगल में चले गए। दूसरे वो वुल्फ या भेड़िए जो मानव के पास आ गए, इंसान के पास आके रहने लग गए। कि ऐसा क्यों हुआ, तो अलग अलग थियरीज हैं। हजारों साल पहले की बात है, करीब 40,000 साल पहले, कोई कहता है 20,000 साल पहले, हजारों साल पहले की बात है। कुछ भेड़िए, हो सकता है वो घायल हो गए हों, हो सकता है बच्चा जो है उसको आदमी उठा लाया हो, वट एवर इट वॉज, कुछ भेड़िए आदमी के पास रहने लगे। अब जो भेड़िए आदमी के पास रहेंगे, वो भेड़िए जो है वो शिकार कम करेंगे। कि क्यों करेंगे, क्योंकि आदमी जो था वो मार के ले आता था, नंबर वन। नंबर टू, इनके दांत और इनके जो तीखे नाखून होते हैं, नेल्स जो होते हैं इनके, उनका यूज भी अब क्या होगा, कम होगा। और तीसरा सबसे बड़ा चेंज जो आया, ये अब बीच बीच में या तो खाएंगे पका हुआ मांस, या खाएंगे ये आदमी ने मारा जानवर और उसका बचा हुआ मांस, या मैं ये कहूं ये खाएंगे बचा हुआ भोजन आदमी का। ये जो जंगली भेड़िए हैं, ये जंगली भेड़िए आज भी, अभी भी क्या करेंगे, ये शिकार करेंगे, क्योंकि जंगल में रहना है तो शिकार करना पड़ेगा। और ये रोज संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल होगा इनकी लाइफ में। अब स्ट्रगल होगा तो स्ट्रगल में क्या काम में आएंगे, इनके दांत काम में आएंगे, इनके नाखून काम में आएंगे। तो फिर टाइम के साथ साथ लेमार्क का सिद्धांत कैसे काम करता है, तो ध्यान से सुनना। जो भेड़िया मानव के पास रह गया, जो भेड़िया मानव के पास रह गया, उसी भेड़िए के दांत नाखून कमजोर होते गए, उस भेड़िए की बॉडी कमजोर होती गई, और वही भेड़िया आज क्या है, डॉग है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुत्ता जो है, कुत्ता या डॉग, इसे ऊपर वाले ने अलग से नहीं बनाया। क्या मतलब है अलग से नहीं बनाया गया, क्या कि डीएनए टेस्ट हुआ डॉग का और वुल्फ का। अच्छा, ये जो है ये आज भी क्या है, वुल्फ है। तो डॉग का और वुल्फ का डीएनए टेस्ट हुआ तो पता लगा, इनका डीएनए ये बताता है कि डॉग कभी वुल्फ था। मजा आया ना सुन के। डॉग वुल्फ था, और हुआ क्या कि इस वुल्फ ने, इस भेड़िए ने अपने नाखून कम काम में लिए, अपना दांत कम काम में लिया, शिकार कम किया, तो धीरे धीरे लेमार्क का नियम लागू हुआ। और लेमार्क का नियम क्या बोलता है कि जिन ऑर्गन्स को आप कम काम में लोगे, वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। इसके साथ यही हुआ, है ना। अब हो सकता है आपको यह सवाल आए कि साहब फिर डॉग जो है उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज कैसे बनी, अलग अलग ब्रीड कैसे बनी। तो वो डिपेंड करता है कि डॉग किस जगह का है, कहां का रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं कि ये गुण कैसे डेवलप होते हैं, वो भी लेमार्क का एग्जाम्पल है, लेकिन मैं डॉग के अंदर जाता हूं। तो अब देखो, डॉग के अंदर आप यूरोप के डॉग की बात करो पहले। यूरोप में आपने सबसे फेमस डॉग सुना होगा, जर्मन शेफर्ड्स। अभी जो जर्मन शेफर्ड डॉग होता है, इसका कलर देखना कभी आप, ये अक्सर ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस इसका मुंह जो है वो आगे से तीखा मुंह होता है, ऐसे ऐसे वी शेप में ऐसे मुंह होता है इसका, बड़े बड़े दांत होते हैं ऐसे ऐसे, और सूंघने की पावर बहुत जबरदस्त होती है। इसका रीजन क्या है कि ये जर्मनी के हिल्स वाले इलाकों में रहा, और हिल्स वाले इलाकों में रहा, और इसको चरवाहों ने पाला। चरवाहों का डॉग था। अब चरवाहे जो थे वो भेड़ चराने जाते थे और सामने से जंगली जानवर अटैक करते थे, तो इस डॉग का काम था उन जानवरों की रक्षा करना। तो धीरे धीरे ये डॉग जो है ये औरों से स्ट्रांग हुआ, इसकी सूंघने की पावर बढ़ी। फिर चलो आप अमेरिका। अमेरिका में जब आप जाओगे तो अमेरिका का मैप अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो अमेरिका इज समथिंग लाइक दिस। कैलिफोर्निया स्टेट है, ये इट इज समथिंग लाइक अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब अगर मैं अमेरिका के अंदर, आपको भी पता होगा, दिस इज मैक्सिको। रेड लाइन वो है जो ट्रंप साहब ने अभी बॉर्डर सील किया है और जहां पे अभी इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और यहां कहीं पे ये अमेरिका है और ये है कनाडा। अब अमेरिका के पड़ोस में यहां अगर नजर डालेंगे तो यहां आपको एक समंदर दिखेगा। समुंदर का नाम है लेब्राडोर सी। इस लेब्राडोर सी के पास से पानी बहता है ऐसे समंदर में ऐसे। अब आपको सर पानी तो समंदर में होता ही है, लेकिन इसकी एक खासियत है, इस तरफ आ जाता है नॉर्थ पोल, ठंडा इलाका। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव। तो यहां से ठंडा पानी आता है, और ये जो ठंडा पानी आता है इसको अमेरिकी लोग आज भी बोलते हैं लेब्राडोर कोल्ड वाटर करंट। लेब्राडोर कोल्ड वाटर करंट। तो ठंडे पानी की यहां पे एक धार बहती है, और वो बहुत ठंडा पानी होता है, बर्फ जैसा ठंडा पानी। अब ध्यान से सुनना, और बहुत ही काम की बात आपको मैं बताने वाला हूं।
अब यहां ये जो ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी गर्म के साथ मिक्स होता है, ठंडा और गर्म मिक्स होता है, तो यहां पर फिश बहुत ज्यादा मिलती है, मछली बहुत मिलती है। तो मछलियों को पकड़ने के लिए आपको पानी में नेट डालना पड़ेगा ऐसे। अब आपने पानी में नेट डाला, जब पानी में नेट डाला तो पानी में से घुस के नेट को निकाल के लाना बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए यहां के लोगों ने, यहां के जो मछली पालने वाले थे, उन्होंने अपने पास जो कुत्ते थे उनको ट्रेनिंग दी कि भाई हम फेंकेंगे और तुम्हें लेके आना है, फेंकेंगे तुम्हें लेके आना है। और ये ट्रेनिंग जब दे रहे थे तो यहां पर आइस थी। अब आप जानते हो आइस में दो चीजें होती हैं, एक होती है आइस ठंडी कोल्ड, और दूसरा जो आइस है, आइस होती है व्हाइट कलर की। तो यहां जो डॉग था, उस डॉग ने पता लगाया, डॉग की बॉडी को पता लगा कि भाई ये बर्फ आजकल की बात नहीं है, 12 के 12 महीने यहां बर्फ रहेगी। अब 12 महीने बर्फ में रहना है, पानी में भी जाना है और जाल लेके भी आना है। तो टाइम के साथ ये जो डॉग था, इस डॉग में 3 कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। एक, इस डॉग की बॉडी के ऊपर फर आ जाएगा मोटा, जो गर्म रहेगा। दूसरा जो डॉग है, उस डॉग का कलर जो होगा वो हो जाएगा व्हाइट, एकदम शाइनिंग वाला व्हाइट। और तीसरे नंबर पर इस डॉग को एक आदत पड़ जाएगी रिट्रीवर। अब रिट्रीवर क्या होता है, आप कोई चीज फेंको और उसको वो लेके आए। यही डॉग आज के टाइम में सबसे फेमस डॉग्स में से एक है, जिसको बोलते हैं लेब्राडोर। अब ये दो तरह का होता है, एक लेब्राडोर रिट्रीवर, एक गोल्डन रिट्रीवर। मैंने डॉग्स का एग्जांपल इसलिए लिया कि आप बड़ी इजीली देख सकते हो। अब इस डॉग को और इस डॉग को, दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करोगे, तो कंपेयर जब करोगे इनको तो आपको एक बात पता लगेगी, और वो क्या बात पता लगेगी, इस डॉग को शिकार करना है तो शिकार पे टूट पड़ने के लिए इसका मुंह आगे से तीखा हो जाएगा। तो जर्मन शेफर्ड डॉग को आप जब भी देखोगे तो वो बड़ा डरावना लगता है, मुंह आगे से तीखा होता है। लेब्राडोर डॉग जो था, इसको जंगल में शिकार नहीं करना है, लेकिन इसको बर्फ पे मछली वगैरह खानी है। तो इसका मुंह आप देखोगे आगे से थोड़ा सा चौड़ा मुंह होता है इसका, और ये थोड़ा कम हमलावर होता है। क्यों? क्योंकि ये बर्फ में रहा, जहां ये रहता था वहां इसका वास्ता जंगली जानवरों से पड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब जो सराउंडिंग्स होती हैं उसमें कंटिन्यू अगर रहेंगे तो हमारे अंदर चेंजेस तो आएंगे, हमारे अंदर चेंजेस तो आएंगे। इन चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक एग्जांपल वुल्फ वाला ले लिया है ना, उससे डॉग बना। ये जो एग्जांपल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लेमार्क ने नहीं लिया था, ये बाद में साइंस ने धीरे धीरे डेवलप करने शुरू किए। फिर उसके बाद लेमार्क के एग्जांपल्स में अगर आप जाएं कि लेमार्क ने कौन से एग्जांपल लिए, तो लेमार्क ने एक एग्जांपल लिया कि साहब जो सांप होता था, उस सांप के पुराने टाइम में पैर होते थे, और याद रखना सांप के पैर थे, ये बात प्रूव्ड है। प्रूव्ड कैसे हुई ये बात? प्रूव है फॉसिल्स से। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म। ये मैंने आपको बताया था कि जो फॉसिल्स होते हैं या जीवाश्म होते हैं, उनके अंदर पता लग जाता है कि आज से हजारों साल पहले कोई मरा है, तो उसके जीवाश्म जो हैं वो बता देते हैं कि कैसा जीव था। फिर उसके बाद आज भी आप खोदो अंदर चट्टानों के अंदर, तो ऐसे सांप मिलेंगे इस तरह के, जिनके पैर हुआ करते थे, ऐसे खूब सारे पैर हुआ करते थे। अब लेमार्क कहता है कि इसने काम में ही नहीं लिए पैर, कि क्यों नहीं लिए, कि रेत वगैरह में रहता था तो घिसट घिसट के चलता था, पैर काम में नहीं लिए तो धीरे 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 गायब हो गए। फिर दूसरी एग्जांपल लेमार्क देता है जिराफ। जो जिराफ होता है उसकी गर्दन बहुत लंबी है। अब उसकी गर्दन इतनी लंबी क्यों हुई, तो इसका आंसर आपको मिलेगा अफ्रीका में। अफ्रीका को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका, यस, थोड़ा सा इसको ऊपर भेज देते हैं, यस, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस इलाके को अगर देखोगे, ये तो आपको भी पता होगा, फेमस है, सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सब है। लेकिन आप अगर इस इलाके को स्टडी करोगे अफ्रीका में, तो इस इलाके में एक घास मिलती है लंबी, जिसका जिक्र बहुत बार इसमें भी होता है, डिस्कवरी चैनल वगैरह में भी, सवाना। अब जो सवाना इलाका है, सवाना इलाका थोड़ा सा ड्राईलैंड है। ड्राईलैंड का मतलब यहां बारिश कम होती है। अब बारिश कम होती है तो यहां पर सवाना लैंड जो है, यहां पर आज भी एनिमल्स में माइग्रेशन होता है। दो सीजन होते हैं, एक ड्राई सीजन, एक विंटर सीजन। तो यहां के सवाना के एनिमल्स ए पॉइंट से चलते हैं और बी तक जाते हैं जब गर्मी आती है, और जब सर्दी आती है या बारिश आती है दोबारा, तो फिर बी से ए पे आते हैं। यानी ड्राई और वेट, जब जब सीजन चेंज होगा इनको आना जाना पड़ेगा। अब जब ड्राई सीजन आता है तो उस टाइम खाने के लिए सिर्फ एक चीज बचती है जंगल में, और उसका नाम है सवाना। अब होगा क्या कि ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनमें स्ट्रगल होगा। उनमें भैंसे भी हैं, उनमें जेब्रा भी हैं, उनमें और भी 10 तरह के एनिमल्स हैं। अब वो सारे एनिमल्स जिराफ से ज्यादा फुर्तीले हैं। तो जिराफ क्या करेगा बेचारा? जिराफ जब पहुंचेगा वहां पे, क्योंकि फुर्तीले हैं, तो यहां से 10 एनिमल चले, फिर से बोल रहा हूं, अफ्रीका में
सवाना रीजन में, अफ्रीका में सवाना रीजन में दो तरह का सीजन आता है, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई सीजन जब आता है तो दूसरे इलाके की तरफ चल पड़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब उन सब में जिराफ सबसे धीरे चला। क्यों चला? क्योंकि उसमें फुर्ती कम थी बाकियों से, तो बाकी एनिमल पहले पहुंच गए। तो वहां पे जो सवाना ग्रासलैंड थी उसमें नीचे नीचे की सारी घास और हरी पत्तियां बाकी जानवर चढ़ गए। अब इसके पास ऑप्शन क्या बचा जिराफ के पास? उसको अपनी गर्दन ऊंची करके ऊपर जो बच गया, जहां तक बाकी लोग पहुंच नहीं रहे थे, वहां जाके उसको घास खानी पड़ेगी। अब ऐसे करके घास खा रहा है वो, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार। उसको आदत हो गई कि अपने को नीचे कुछ मिलेगा ही नहीं, अपने को ऊपर से ही खाना है। तो करते 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 लेमार्क का सिद्धांत लागू होगा, लेमार्कियन प्रिंसिपल यहां आएगा और इसकी नेक जो है उसका एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसकी गर्दन लंबी होती जाएगी। तो ये दूसरा एग्जांपल है जो ये बताता है कि लेमार्क का सिद्धांत ये बात साबित कर रहा है बार बार कि जैसे हम आज हैं ऐसे कल नहीं थे। क्यों? इसका एक एग्जांपल, अब हम आगे चलते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है साहब, हमारी आंतों में, ये मैंने पहले ही बात की थी, हमारी आंतों में होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहां होती है? तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये है आदमी का एनस, एनस मतलब गुदा द्वार, जहां से पोटी बाहर आती है ये, और यहां पर है रेक्टम, रेक्टम का मतलब मलाशय। अब ये जो रेक्टम से जुड़ी हुई आंत है, ऐसे यहां से ऐसे, हमारी इंटेस्टाइन जो बना रहा हूं मैं उसकी बात आपको बता रहा हूं, इसी के अंदर एक काम की बात आएगी बहुत, ऐसे। तो ये हमारी इंटेस्टाइन है। अब ये जो पार्ट है हमारा रेक्टम से जस्ट पहले का, मलाशय से जस्ट पहले का, इसको कह देते हैं कोलन या कोलोन कह देते हैं। ये तीन तरह का होता है, ये भी कोलोन है, ये भी कोलोन है, ठीक है। इसको बोल देते हैं असेंडिंग कोलोन, इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, तीन तरह का कोलोन है। अब ये जो असेंडिंग कोलोन है और ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही एक पार्ट है सीकम, अंधनाल कह देते हैं हिंदी में, और इसी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स पुराने जमाने में, अपेंडिक्स का ओरिजिनल काम क्या था? अपेंडिक्स का ओरिजिनल काम था सेल्यूलोज का डाइजेशन करना, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को पचाना, ये इसका ओरिजिनल काम था। अब सेल्यूलोज कहां होता है ये भी याद रखना। सेल्यूलोज मैंने बात की थी पहले भी, कागज में होता है। सेल्यूलोज जितने भी बीज हैं उनमें होता है, सीड्स में होता है। सेल्यूलोज कहां होता है? घास में होता है, ग्रास के अंदर होता है। अब सेल्यूलोज की एक खासियत है कि सेल्यूलोज, अगर आपने फूड को बॉईल कर लिया या फूड को कुक कर लिया, खाने को गर्म कर लिया, उबाल लिया, या खाने को पका लिया आपने, तो उस खाने का सेलुलोज जो है वो खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब आज से 10,000 साल पुराना तो हमारे पास एविडेंस पड़ा है कि 10,000 साल पहले आदमी आग जला के खाना पकाता था। तो अब आदमी आग जला के खाना पका रहा है, तो ऑब्वियसली उसके खाने में सेलुलोज तो खत्म हो गया। जब सेलुलोज खत्म हो गया और 10,000 सालों से आप ऐसा खाना खाते आ रहे हो जिसमें सेलुलोज ना के बराबर है, तो होगा क्या रिजल्ट? रिजल्ट ये होगा कि आपकी अपेंडिक्स जो है वो अब बन गई यूजलेस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो यूजलेस हो जाते हैं इनको कह देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, या इनको कह देते हैं अवशेषी अंग। इसीलिए आप में से किसी के भी अगर कभी अपेंडिक्स में दर्द होता है और सूजन वूजन आती है, अपेंडिसाइटिस बोल देते हैं उसको, ठीक है, मेडिकल साइंस में कहीं भी ITIS लग जाए, अपेंडिसाइटिस, कहीं भी साइटिस टिस आवाज आ रही है, मतलब उसमें सूजन आ रखी है, उसकी ग्रोथ हो रखी है, कोई भी चीज बढ़ रही है उसको टिस बोलते हैं साइंस में, लास्ट में टिस लग जाता है उसके, आइटिस है ना, कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवा होता है हमारी आंख में, ये आंख के अंदर एक लेयर होती है कंजक्टिवा, उसमें सूजन आ गई, वो बढ़ गई लेयर, तो बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। आम आदमी उसको बोलते हैं आई फ्लू, है ना। हर जगह कहीं भी टिस इटिस इटिस आ रहा है, इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, तो क्या करते हैं, अपेंडिक्स में सूजन आती है तो सीधा सा सर्जरी करके इसको काट देते हैं। अब डॉक्टर से कभी पूछना कि साहब मेरा ऑर्गन कट गया, अब बताओ मेरे को क्या ध्यान रखना है खाने पीने का, वो कहेंगे साहब ये ऑर्गन ना के बराबर था, दिस इज समथिंग विच इज यूजलेस। कि क्यों है? तो उस टाइम अगर सर्च करोगे तो ये लेमार्क का प्रिंसिपल है, ये किसका? लेमार्क का प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे ये लेमार्क के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, 3 हो गए। फिर उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है ईयर पिना। ईयर पिना क्या होता है? कान के बाहर इस तरह की जो चमड़ी होती है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं ईयर पिना। कान तो यहां से शुरू हो रहा है हमारा, ऐसे, ये पाइप है, ये कान है। तो इसका क्या काम है?
ये। तो आप मेरी बात सुनते सुनते अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे, और ऐसे करके अपने हाथ को और यहां लेके जाओ। जैसे ही आप यहां लेके जाओगे एकदम से आवाज बढ़ जाएगी, और आप जब इनको ऐसे ऐसे करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये तो जो है कान, असल में इनका काम था साउंड को कैप्चर करना। और इसी बात को सुनते सुनते कोई डॉग को या कोई काऊ को या कोई बफलो को आप ऐसे करो, तो जैसे ही आप उसको आवाज दोगे वो देखना अपने कानों को ऐसे घुमाएगा। तो हम जिस समय जंगल में थे, अब ये हजारों साल पहले की बात है, 20,000, 25,000, 40,000 साल पहले की, जब हम जंगल में थे तो हमारे भी कान हमारे कंट्रोल में थे। हमारे कान अब से बड़े थे, इतने बड़े बड़े कान थे, और ऐसे कान हिला करते थे। आज भी आप में से कोई हो तो मेरे को मैसेज या कमेंट में बताना, आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बिना टच किए अपने कान को हिला सकते हैं। वो क्यों हिला सकते हैं? उनमें आज भी वो मसल एक्टिव है, हल्की फुल्की, जो 40,000 50,000 साल पहले हर आदमी में एक्टिव होती थी। तो 40,000 साल पहले मैं जब क्लास लेता था, मैं बच्चों को मजाक में बताता हूं, तो उस टाइम मेरी क्लास में बच्चे कान ऐसे करके बैठते थे कि इधर से आवाज आएगी सर की, और जिसका मन नहीं होता था पढ़ाई में वो अपने कान को ऐसे बंद कर लेता था कि मेरे को नहीं सुनना, है ना। तो कान इस बात का सबूत है कि लेमार्क कहता है जिस ऑर्गन को काम में नहीं लोगे, कान का मतलब ये पिन्ना बाहर वाला, ये मसल्स बाहर वाली, वो काम करना बंद कर देगा। तो ये भी कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये जो कवर है पिन्ना। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है और छोटा होता जाए, ये जो पिन्ना है कान का ये और छोटा होता जाए, और धीरे 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 हो सकता है गायब हो जाए। मैं तो कई बार बच्चों को मजाक में कहता हूं कि बेटा अगर ये गायब हो जाएगा तो मेरे जैसे लोग चश्मा कहां लगाएंगे, कहां रखेंगे चश्मा को, है ना। तो ये लेमार्क का सिद्धांत चल रहा है। तो क्या लेमार्क का सिद्धांत सर्वमान्य है? कि साहब लेमार्क का सिद्धांत सर्वमान्य है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन यहां से एक बात पता लगती है कि क्या पता लगती है? कि जीव जैसे आज दिखते हैं, जीव जैसे आज दिखते हैं वैसे पास्ट में नहीं थे। अब जीव जैसे आज दिखते हैं वैसे पास्ट में नहीं थे, ये बात हमें इतने सारे एग्जांपल से समझ में आ गई। तो फिर हमें एक चीज और पता लगेगी, और वो क्या चीज पता लगेगी? वो ये चीज पता लगेगी फ्रेंड्स कि जीव जैसे आज दिखते हैं वैसे पास्ट में नहीं थे, और जितनी भी विशेष सृजन सिद्धांत है, जितने भी विशेष सृजन सिद्धांत अभी मैंने बताया था आपको, जो कहते हैं कि विशेष सृजन यानी सुपर नेचुरल पावर, देवीय सिद्धांत जो हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं? आप किसी को भी देखो, जैसे आप कोई भी धर्म का सिद्धांत उठाओ, उन सब में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आदमी, और भी बाकी जीव, कुत्ते की बात करेंगे, किसी और की बात करेंगे, तो यही कहेंगे आदमी वैसा ही बना था जैसा वो आज है। अब इस चीज पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। साइंस कहता है क्वेश्चन मार्क है कि क्यों? उसके पीछे साइंस बहुत बड़ा लॉजिक देता है। जितने भी दैवीय सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि आदमी अगर ईश्वर ने बनाया तो वैसा बना जैसा आज दिखता है, एक बात। दूसरी बात, जो ईश्वर है, ईश्वर को अगर आप देखोगे तो जितनी भी कल्पनाएं की गई हैं उन सारी कल्पनाओं में ईश्वर भी कहीं ना कहीं एक बहुत अलग दिखने वाले मानव की तरह दिखाया गया है। लेकिन सवाल यह आता है कि मानव तो पुराने टाइम में कपड़े ही नहीं पहनता था। सवाल यह आता है कि मानव पुराने टाइम में आज के मानव जैसा दिखता ही नहीं था। हम आज होमोसेपियन हैं, इससे पहले हम होमो इरेक्टस बने। इरेक्टस मतलब पहली बार ऐसे सीधे खड़े हुए। उससे पहले होमो हैबिलस थे और झुके हुए थे ऐसे। उससे और पीछे जाओ, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, रामापैथिकस, शिवापैथिकस, आगे बात करेंगे इन पे। तो कोई भी विशेष सृजन सिद्धांत या कोई भी दैवीय सिद्धांत क्यों बात नहीं करता डायनासोर की? क्यों बात नहीं करता कि पहले जीवन अकोशिकीय रूप में आया, पहले जीवन पानी के अंदर आया और बिना सेल के आया, फिर जीवन सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर सेल से जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में बटे, प्लांट्स वाला अलग और ये वाला अलग। प्लांट्स के अंदर पहले थैलोफाइटा, फिर उसके बाद आगे जब चलोगे ब्रायोफाइटा, फिर आगे चलोगे टेरिडोफाइटा। एनिमल्स के अंदर पहले पीसीज की बात करनी चाहिए। अब ये सारी बातें जब हम पूछने बैठते हैं तो विज्ञान, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा उद्देश्य किसी को गलत साबित करना नहीं है, लेकिन विज्ञान क्वेश्चन तो पूछेगा ना, और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ये ढूंढने पड़ेंगे, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। अब इसमें आगे जाने से पहले हमें यह समझ आ गया कि पहला सिद्धांत जो है उसके बस की बात है नहीं कि हमारा जवाब देते। अब अगर वो हमारा जवाब नहीं दे सकता तो हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा दूसरा सिद्धांत। अब उस दूसरे सिद्धांत को देखने से पहले एक सवाल और खुद से पूछो, और वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि क्या लेमार्कवाद पूर्णतः सही है?
लेमार्क जो है उनका सिद्धांत, लेमार्कियन प्रिंसिपल जो है, क्या वो पूरी तरह सही है? कि साहब ये क्या बात आ गई बीच में? भाई मैंने ही तो कहा कि विज्ञान का काम है सवाल, जितने ज्यादा सवाल उतना ही नॉलेज आगे जाएगा। सवाल 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 सवाल, सवालों पे ही आधारित जिंदगी होनी चाहिए। साइंस सीधा सा इस पे चलता है। अब ये जो सवाल ही सवाल आप पूछ रहे हो, तो लेमार्क से सवाल पूछने का काम किया एक बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट ने। उनको हिंदी में बोल देते हैं विजमैन या वीजमान। अब जो विजमैन या वीजमैन थे, इन्होंने एक गजबी काम किया। इन्होंने लेमार्क से पूछा कि भैया एक बात बताओ कि क्या कि तुम कहते हो जो ऑर्गन ज्यादा काम में आते हैं उनका विकास होता है? कि हाँ। कि जैसे जैसे मान लेते हैं आदमी का दिमाग, कि हाँ हर जनरेशन के साथ दिमाग तेज होता जाएगा, एग्री। आप कह रहे हो जो ऑर्गन कम काम में आते हैं वो ऑर्गन आगे चल के क्या होंगे? कि साहब कमजोर हो जाएंगे, गायब भी हो सकते हैं। वो कह रहा है ठीक है मान लेते हैं। अब वीजमैन क्या करेगा? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट करेगा। क्या था वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट? वीजमैन ने लिया चूहा। बड़ा गजब एक्सपेरिमेंट था इनका। चूहा लिया ऐसे, अब ये चूहे जैसा है नहीं, मान लो चूहा है। चूहा लिया और चूहा लेके और उस चूहे की पूंछ यानी कि उसकी दुम यानी कि उसकी टेल क्या कर दी? काट दी। चूहे की पूंछ काट दी इसने। फिर इसने एक चुहिया ली, फीमेल रेट। चुहिया जो थी, चुहिया की भी दुम काट दी इसने। अब दुम कटा हुआ चूहा बिना दुम का और दुम कटी हुई चुहिया, इन दोनों का क्रॉस हुआ। इनका क्रॉस हुआ और इनके खूब सारे बच्चे हुए। चूहा जो होता है उसमें चुहिया जो होती है उसकी जो जेस्टेशनल एज होती है, गर्भ धारण के बाद 21वें दिन उसके बच्चे हो जाते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स चूहों पे करते हैं। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहों पे करते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि उसकी पूंछ काटो भले कुछ करो, 21वें दिन आपके पास अगली जनरेशन आ जाएगी। तो इसके इनके बच्चे हुए। इनके बच्चों में मेल भी थे और इनके बच्चों में फीमेल भी थे। अब विजमैन ने क्या किया? पैदा होते ही बच्चे की भी पूंछ काट डाली, मेल की भी फीमेल की भी, और फिर इनका क्रॉस हुआ। फिर बच्चे हुए पूंछ काट दी, बच्चे हुए पूंछ काट दी, बच्चे हुए पूंछ काटी। पैदा होते ही पूंछ काट देता था विजमैन। अब आपको लग रहा होगा यार चूहों का क्या कसूर था, बेचारों की पूंछें काट रहा है। नहीं, वो लेमार्क के सिद्धांत से एक सवाल उठाना चाह रहा था। ऐसा विजमैन ने किया 21 जनरेशन तक। 20 जनरेशन तक पूंछ काटी और 21वीं जनरेशन जो थी उसके अंदर जो चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ नहीं काटी, उगने दी उसकी पूंछ। तो उसकी पूंछ जो थी वो उतनी ही लंबी थी जितनी लंबी 20 जनरेशन पहले थी। अब वीजमैन ये सारी की सारी कटी हुई पूंछें जो थी और ये जो चूहे थे, इन सबको मरे जिंदा जो भी थे सबको पैकेट में डाल डाल के डिटेल्स के साथ सारे साइंटिस्ट को बिठा लिया एक कमरे में कि ये देखो ये पड़े हैं चूहे, ये पड़ी है पूंछ, और 20 जनरेशन तक काम नहीं आई पूंछ। और मुझे ये बताओ 1 मिलीमीटर भी छोटी क्यों नहीं हुई? अब जो साइंटिस्ट थे उनके पास जवाब नहीं है कि यार बात तो सही बोल रहे हो आप। कि क्यों? कि यार अगर लेमार्क सही है तो पूंछ छोटी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट छोटी तो होती, गायब नहीं हुई तो। कि हाँ बात तो सही है। अब फिर एक और क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या आएगा? ये तो पहला क्वेश्चन है कि साहब चूहे की पूंछ। अब साइंटिस्ट लेमार्क के खिलाफ सोचना शुरू करेंगे कि लेमार्क भी गलत हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन अब क्या आएगा कि बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं जिनमें बच्चे का कान छेदते हैं। कान छेदना समझते हो ना, ईयर पियर्सिंग। अभी मेरे बेटा का ईयर पियर्सिंग हुआ थोड़े टाइम पहले। तो ईयर पियर्सिंग आपको पता होगा, उसमें क्या करते हैं, कान में वो कुंडल वुंडल डालते हैं, पूजा पाठ होता है बहुत और उसके अंदर वो करते हैं। तो उसके कान को जब छेदा तो वो तो चलो ठीक है करवा लिया, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनमें हजारों सालों से बच्चे का कान छेदते हैं। तो अब वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अगर लेमार्क सही है तो आज तक ऐसा बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ जिसका कान ऑलरेडी छेद वाला हो? कि हाँ इसका जवाब तो नहीं है लेमार्क के पास। फिर तीसरा क्वेश्चन उससे पूछेंगे कि भाई जो लोहार होते हैं ना, लोहार, पता होगा लोहार क्या होते हैं? आयरन स्मिथ। कि फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स लोहार क्या करते हैं? लोहा पीटते हैं। अब लोहा पीटते हैं तो उनके हाथ देखना लोहे जैसे हो जाते हैं, एकदम मजबूत। तो अब लेमार्क से ये क्वेश्चन पूछो कि लोहार के परिवार में हजारों सालों से लोहा ही पीट रहे हैं, लेकिन लोहार के घर में जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के हाथ सॉफ्ट क्यों होते हैं? होना तो ये चाहिए कि हजारों सालों से काम में आ रहे हैं तो हाथ क्या हो जाए? एकदम हार्ड हो जाए, एकदम कठोर हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। कि भाई क्यों नहीं हुआ? अब इसका जवाब नहीं है किसी के पास। तो इसका जवाब कब आएगा? इसका जवाब बाद में आगे चल के आएगा। एक नई थ्योरी आएगी जिसका नाम है नव लेमार्कवाद, नियो लेमार्किज्म।
उसकी बात आगे आएगी। अभी अभी हम अगली थ्योरी पे चलते हैं। तो यहां से हमने देखा कि भाई सबसे पहली थ्योरी कौन सी थी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, नहीं सॉरी, हाँ आज हमने यहां से शुरू किया था स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि गॉड ने या कोई पावरफुल जो अलग ही एंटिटी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साहब ये दुनिया बनाई कि ठीक है, और इस दुनिया को कैसे बनाई बस वो जानते हैं। और इन सारी थियरीज का बेस क्या है, धर्म है सारे। अब हम किसी धर्म को गलत या सही नहीं कर सकते क्योंकि बिलीफ होता है ये तो, हम लेकिन इनसे सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा, हमें लेमार्क करेगा। ये बात अलग है, लेमार्क से खुद से सवाल पूछ डाले हमने। यही तो विज्ञान की खूबी है कि किसी भी चीज को हमें छोड़ना नहीं है। डोंट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। इसलिए लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए। इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि साइंस जब बोलेगा तो वो हजारों नए सवाल लेके आएगा। इसलिए बहुत सारी चीजों का पता नहीं लगा पाया, क्योंकि हम बहुत अलग लेवल पे काम करते हैं जब साइंस में काम करते हैं तो। ठीक है, डॉग का हमने एग्जांपल लिया, फिर सांप के पैर देखे, जिराफ, आदमी की इंटेस्टाइन की बात की, ईयर पिन्ना की बात की हमने। ठीक है, लेमार्कवाद पे क्वेश्चन मार्क उठा दिए हमने। फिर ये क्रिटिसिज्म हमने बात कर ली कि भाई ये जो है, ये थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी जो है जो कहती है विशेष सृजन कैसे हुआ, तो इस थ्योरी पे हम क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं कि क्यों, कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ धर्म की किताबें और पुरानी कथाओं में लिखा है कि फलाने में से ये निकला वो निकला, देयर इज नो एविडेंस। फिर उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बाय थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और फॉसिल्स रिकॉर्ड। मैंने बताया जीवाश्म जो है वो पूरी तरह नकार देते हैं सारी कहानियों को। कि क्यों नकार देते हैं, जीवाश्म ये बताते हैं कि हमारे से पहले कैसे जीव थे। अब आज खोदना शुरू करो, जैसलमेर के रेत में शंख मिलते हैं। अब शंख कहां होते हैं, जहां पानी था, वहां पानी था और वहां जंगल था, तभी तो आज भी जैसलमेर की रेत में समंदर का खारा पानी बचा हुआ है, तो वहां की रेत में बीच बीच में खारे पानी की झीलें हैं। वहां पे समंदर था, वहां पे जंगल था, वो जंगल दब गया, तभी तो आज वहां पेट्रोलियम निकल रहा है भैया। आज भी जैसलमेर के पत्थर जो हैं उनके अंदर आपको फॉसिल्स मिल जाएंगे, और वो फॉसिल्स किसके मिलेंगे, समुद्री जीवों के फॉसिल्स मिलेंगे आपको। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। जैसलमेर में जो पत्थर मिलता है ना, उस पत्थर को तोड़ना शुरू करो, उस पत्थर में आपको जीवाश्म मिलेंगे शंख के। तो मतलब जहां रेगिस्तान है वहां पहले समंदर था। अब कोई भी धार्मिक चीज इस चीज को नहीं बताती। और जब और खोदा तो पता लगा वहां तो डायनासोर थे। ऑकलवुड नाम से एक जगह है, वहां पे डायनासोर थे। अब कोई भी धर्म की किताब ये नहीं बताती कि आदमी से पहले जीव अलग थे। तो इन चीजों के बेसिस पर हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इस थ्योरी को। या हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप अपने मन की संतुष्टि के लिए भले ही कह लो कि ऐसे बना जीव, बाकी ऐसे बना नहीं है, आप जैसे कह रहे हो। ठीक है, फिर ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एंड एडेप्टेशन को। एडेप्टेशन क्या होता है, जीवों में जो चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, कि भाई एडेप्ट करता है जीव। ठीक है, फिर अगली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नाउ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन? स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि एकदम से जीव अपने आप पैदा हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत, ये अलग ही बात करते हैं। इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक जो थे वो थे अरस्तु। सुना होगा अरस्तु। ठीक है, सिकंदर जो थे उनके गुरु थे अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल देते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। इतना ही नहीं, अरस्तु को बोल देते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। बहुत बड़े थिंकर भी थे अरस्तु। इन्होंने बहुत सारी बातें अच्छी कही, बहुत सब कुछ अच्छा कहा। लेकिन अरस्तु से जब बच्चे पूछते थे कि भाई बताओ अंकल, बताओ गुरुजी, जीव कैसे आए, तो अरस्तु क्या गोली देते थे बच्चों को कि बेटा देखो, बंद कमरे में पसीने में अगर शर्ट रख दें तो उसमें कीड़े पैदा होते हैं ना, कि हाँ। बारिश जब होती है तो देखा होगा मेंढक आते हैं ना, कि हाँ। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे जीव अपने आप पैदा हो गए। तो स्वतः जनन का सिद्धांत क्या कहता है कि निर्जीव पदार्थ जो होते हैं उनसे जीवन अपने आप पैदा होता है। मतलब इनकी बात सुन के ही आप नकार दोगे। ये इसका एग्जाम्पल भी कैसे देते थे, घोड़े को बांध देते थे, बांधते टाइम घोड़े की पूंछ जो थी, घोड़े की पूंछ को पानी में डुबो के छोड़ देते थे। अब उसकी पूंछ पानी में डूबी रहती थी कई दिन तक, फिर उसकी पूंछ में कीड़े पैदा हो जाते थे, तो वो दिखाते थे बच्चों को, देखो निर्जीव था ना पानी के, हाँ, उससे देखो क्या पैदा हो गए, कीड़े पैदा हो गए। और क्या करते थे, खाने की चीज है, उसको ले जाके कमरे में रख देंगे, थोड़े टाइम बाद उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे कि देख लो इसमें कीड़े पैदा हो गए। मांस ला के रख देंगे मरे हुए जानवर का, कि देखो मरा हुआ जानवर है ना, कि हाँ, इसका मतलब निर्जीव है। मांस पड़ा रहेगा, थोड़े दिन बाद उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, कि देख लो इसका मतलब जीवन अपने आप पैदा होता है। मिट्टी से मेंढक पैदा होते हैं, बारिश आती है तो धरती से मछलियां पैदा होती हैं, इस तरह की चीजें ये करते थे। तो कोई जमाने में चलता रहा ये कि फसल होती है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, पानी के अंदर मेंढक पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये सबको पता लग रहा है, नाम से ही देख के पता लग रहा है कि ये दिस इज नॉट लाइक कोई पावरफुल चीज है नहीं है। क्यों? बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे एक साइंटिस्ट आया लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने क्या बोला, लुईस पाश्चर ने कहा एक काम करो, जो आपका फूड है उस फूड को बॉईल करके और पैक कर दो,
फूड को बॉईल करके पैक कर दो, कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा। अब लोगों ने करके देखा तो बिल्कुल सही। इसी बेसिस पर तो जो दूध है, आप देखना दूध के पैकेट पे क्या लिखा रहता है, पाश्चुरीकृत दूध या पाश्चुराइज्ड मिल्क, तो वो लुईस पाश्चर के नाम पे ही रखा है उन्होंने। क्यों? डेयरी वालों को बताया ही लुईस पाश्चर ने कि खाने की चीज को गर्म करके पैक कर दो, वो खराबी नहीं होगी। ये किसने बताया? लुईस पाश्चर ने। तो ये हमने दो सिद्धांत जो है, दूसरा सिद्धांत उसको भी नकार दिया हमने।